हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और साथ ही ये भी सीखेंगे कि नीट में इस टॉपिक से कौन कौन से सवाल आ चुके हैं और आने वाले सालों में आ सकते हैं। जैसे कि 12th क्लास में आपने ये बात सुनी होगी कि ह्यूमन स्पर्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा एंटीरियर 2/3 पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम से पिछले सालों में 2-3 सवाल आ चुके हैं, मैं डायग्राम बना के उन्हें आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा जो एक मेन क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो ये कि जो इसका मिडिल पीस है स्पर्म का, उसको पावर हाउस ऑफ स्पर्म बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एटीपी बनाता है और उस एटीपी की मदद से स्पर्म मूव करते हैं। तो पहले एक बार हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझने भी आसानी और मैं आपको सारे सवाल नीट के हिसाब से समझा सकूं। ह्यूमन स्पर्म का जो लेंथ होता है वो लगभग 60 माइक्रोन होता है, जिसमें कि 55 माइक्रोन की तो इसकी टेल ही होती है और यानी कि जो हेड, नेक और मिडिल पीस है वो बाकी का 5 माइक्रोन का होता है। यानी जो एक्चुअल डायग्राम इसका होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। वो थोड़ा सा डायग्राम ठीक लगे बनने में, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप समझ सके कि नीट में क्या क्या सवाल आ चुके हैं। ये हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन स्पर्म का। पहली बात आपको याद ये करनी है, ह्यूमन स्पर्म के 4 पार्ट: हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। 4 पार्ट। अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या सवाल इससे पूछे जाते हैं। जैसे कि हेड के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर से नजर आ रहा है ये स्पर्म का न्यूक्लियस और इसके अलावा इसके आगे की तरफ एंटीरियर 2/3 पर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, एंटीरियर 2/3 पर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है इसे बोला जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के सवाल सबसे ज्यादा यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे कि पुराने पेपर में सवाल पूछा गया है कि गोल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड्स फॉर्म, आपको आंसर लगाना होता है एक्रोसोम। अब वो बच्चे जो कि स्पर्मेटिड नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रखा होगा, उन्हें पता होगा कि जब टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं तो मेल जर्म सेल से पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस से, फिर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स और फिर वो बाद में कन्वर्ट होते हैं स्पर्म। तो वो जो स्पर्मेटिड्स हैं, गोल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड्स बनाते हैं एक्रोसोम। इसके अलावा सवाल ये भी पुराने पेपर पूछा गया कि एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ, आपको आंसर लगाना है लाइसोसोम। जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है और सेकेंडरी oocyte के पास लगभग 300 से 500 स्पर्म पहुंच जाते हैं, उनमें से कोई एक स्पर्म अंदर एंटर करता है। उस वक्त जब ओवम पूरा एक सेकेंडरी oocyte पूरा एक मैच्योर हो चुका है, यानी कि ओवम पूरा बनने के लिए तैयार है, उस वक्त उसके चारों तरफ कई सारी लेयर्स होती है। जैसे कि आपको पता है बार ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होगी, कोरोना रेडिएटा होगा, ज़ोना पैलिसेडा होगा। उन सब लेयर्स को काटते हुए स्पर्म को अंदर जाना होता है। तो उन लेयर्स को काटने के लिए एक्रोसोम अपने अंदर से निकालता है कुछ खास एंजाइम जिसे बोला जाता है स्पर्म लाइसेंस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये सवाल नीट में पूछा जाता है कि एक्रोसोम सीक्रेट्स, आपको आंसर लगाना होता है स्पर्म लाइसेंस या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। आगे जब आप फिजिकल एंड केमिकल इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे कि स्पर्म लाइसेंस भी 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ज़ोना लाइसिन एक्रोसोम। हाइलुरोनिडेज जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर को पेनिट्रेट करने में मदद करेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि कोरोना रेडिएटर को काटने में मदद करेगा, और इसके अलावा ज़ोना लाइसिन एक्रोसोम जो ज़ोना पैलिसेडा को पेनिट्रेट करने में मदद करेगा ना। आगे के टॉपिक्स की बातें आएंगी। उसके बाद ये आ गया नेक। नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल है,
एक कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। जब आप इधर से शुरू करेंगे तो जो पहले पड़ेगा वो प्रॉक्सिमल और जो बाद में पड़ेगा वो डिस्टल। जैसे कि नेफ्रॉन के आप पहला वाला जो टर्न है उसे पीसीटी, बाद वाला डीसीटी बोल देते हैं। अब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जैसे प्रॉक्सिमल की तरफ न्यूक्लियस है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यही न्यूक्लियस फीमेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करके सेकेंडरी साइड न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट फिर टूटेगा जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं। तो जो पहला क्लीवेज होगा, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट में मदद करेगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इधर जो आगे की तरफ दूसरा सेंट्रियोल होगा उसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल बनाया ना, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया एक्सियल फिलामेंट। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट में मदद करेगा और डिस्टल सेंट्रियोल बनाएगा एक्सियल फिलामेंट। ये दोनों सवाल अभी तक आए नहीं है कॉम्पिटिशन में। खैर, उसके बाद ये जो क्वेश्चन इसको हमें दिखाया जा रहा है ये कहलाता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में सबसे ज्यादा सवाल तो यही पूछा गया था, पावर हाउस ऑफ स्पर्म इज, आपको आंसर लगाना होता है मिडिल पीस। अब जैसे कि आपने सेल चैप्टर में ये लाइन 9 से सुन रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब वैसे एक सवाल ये, पावर हाउस ऑफ स्पर्म इज, आपको आंसर लगाना है मिडिल पीस। ऐसा क्यों? इसलिए कि मिडिल पीस के अंदर ये स्पाइरल शीट माइटोकॉन्ड्रिया की, जो स्पाइरल शीट माइटोकॉन्ड्रिया की मिडिल पीस के अंदर नजर आ रही है, इसे बोला जाता है निबेनकन शीट। वैसे जो डीएनए की आपने देखा था इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो ये जो स्पाइरल शीट माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक सवाल है कि मिडिल पीस के अंदर जो स्पाइरल शीट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाता है? निबेनकन शीट। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया तो जहां भी होगा वहां पर वो एटीपी बनाएगा, एटीपी बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मिडिल पीस के अंदर फिर एटीपी बनते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से, क्योंकि मिडिल पीस के अंदर एटीपी बनाते हैं यही माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई मिडिल पीस इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, द एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म इज, हो सकता सवाल इस तरीके से बन जाए कि द एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म इज, तब भी आपको आंसर लगाना होगा मिडिल पीस। ठीक है, अब इसके अलावा लास्ट में मिडिल पीस में यहाँ पर ये मौजूद है रिंग सेंट्रियोल, एनिंडस, या फिर सब तीसरा नाम इसका जेनसेंस रिंग। इसका फंक्शन अभी तक पता नहीं चला है, तो इसके लिए आगे हम लिख देते हैं इसे विद अननोन फंक्शन, और इसलिए आज तक इससे कोई सवाल भी नहीं बना है। तो इधर मिडिल पीस से जो पुराने पेपर में सवाल बना है कि पावर हाउस ऑफ स्पर्म इज मिडिल पीस, या एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म इज मिडिल पीस, स्पाइरल शीट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज निबेनकन शीट, और ये जो इसका साइटोप्लाज्म है मिडिल पीस में जो ज्यादा क्लियर कट नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है मैनशिप। मैनशिप पुराने पेपर की अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन सवाल जो स्पर्म के स्ट्रक्चर से बनता है वो ये कि अगर हम मिडिल पीस को बीच से कट कर दें तो हमें क्या नजर आएगा। जिस बच्चे ने एक बार भी डायग्राम देख रखा है वो बोल सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्सियल फिलामेंट नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात और पूछी जाती है जो इस डायग्राम में नहीं दिखा रखी, वो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो जो कंप्लीट आंसर है वो ये कि अगर हम मिड से कट करेंगे तो हमें नजर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सियल फिलामेंट, और इसके अलावा 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ना इस सेंट्रियोल से कोई सवाल आया, ना इस सेंट्रियोल से। फिर लास्ट में है टेल। टेल में दो पार्ट है, एक पोर्शन टेल का ऐसा है जो कि एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की नजर आ रही है, जो ब्लू कलर से हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सियल फिलामेंट का पोर्शन ऐसा है कि उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे बोल दिया था मेन पीस ऑफ टेल, और जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें सिर्फ एक्सियल फिलामेंट है, सब बाहर साइटोप्लाज्म नहीं, इसे बोल दिया था एंड पीस ऑफ टेल। मेन पीस और एंड पीस के नाम से ऐसा कोई सवाल आज तक नहीं आया। एक जनरल सा सवाल पूछा गया है, स्पर्म का मूवमेंट किस वजह से होता है, तो आपको आंसर बोलना होता है स्पर्म का मूवमेंट होता है उसकी टेल की वजह से, और इसी टेल को क्योंकि सिंगुलर है हम बोल सकते हैं फ्लैजेलम। तो ऑप्शन में फ्लैजेलम भी आ जाता है और टेल भी आ जाता है। ठीक है, तो अब तक जो हम बात कर रहे थे स्पर्म से एक बार शॉर्ट में समाप्त कर देता हूं कि स्पर्म के बारे में एक सवाल ये भी है पुरानी थ्योरी में कि स्पर्म को सबसे पहले किसने देखा था, तो आपको आंसर लगाना होगा लिवेनहोफ। 4 पार्ट है स्पर्म के, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अलावा आगे की तरफ एक्रोसोम है। एक्रोसोम पर सवाल बनता है कि द गोल्गी बॉडी ऑफ सोमैटिक फॉर्म्स एक्रोसोम। एक्रोसोम इज अ टाइप ऑफ लाइसोम। और तीसरा सवाल है कि स्पर्म के अंदर ये जो एक्रोसोम है ये अपने अंदर से कौन सा एंजाइम निकालता है, आपको आंसर लगाना है स्पर्म लाइसेंस या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। उनके भी 3 टाइप्स है ना जो आप आगे टॉपिक्स में सुनेंगे। इधर नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल डिस्टल से कोई सवाल नहीं। मिडिल पीस से सवाल बनता है कि द पावर हाउस ऑफ स्पर्म इज मिडिल पीस। सवाल ये बनता है कि यहाँ पर जो स्पाइरल शीट है माइटोकॉन्ड्रिया उसे क्या बोला जाता है, निबेनकन शीट। मिडिल पीस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे क्या बोला जाता है, मैनशिट। एक बेहतरीन सवाल मिडिल पीस से कि अगर आप मिड से कट करेंगे मिडिल पीस को आपको क्या नजर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सियल फिलामेंट के अलावा आपको याद रखना है 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और स्पर्म का मूवमेंट किस वजह से होता है, मैंने स्पर्म को तो आप बोलेंगे इसके टेल या फ्लैजेलम की वजह से। अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो उसमें ये बात भी लिखी हुई है कि
ओल्ड मैन के अंदर, एक बूढ़े आदमी के अंदर लास्ट तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, बल्कि एक फीमेल के अंदर oogenesis यानी ओवम का प्रोडक्शन रुक जाता है लगभग एट द एज ऑफ 50, यानी जब वो मेनोपॉज तक पहुंच जाती है। इसके अलावा एक लाइन जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी एनसीईआरटी से ही, वो ये कि एक बार के इजैकुलेशन में ह्यूमन मेल की बॉडी से तकरीबन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। तो एक सवाल ये बन सकता है, पुराने पेपर में पूछा भी गया है कि एक बार के इजैकुलेशन में कितने स्पर्म निकलते हैं, तो आपको आंसर बोलना 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेशन। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप प्रायोरिटी 300 को देंगे, ठीक है। इसमें फिर आगे एनसीईआरटी ने एक बात ये भी बोली है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए जरूरी है कि इन स्पर्म में से कम 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए कि जिनका नॉर्मल शेप एंड साइज हो, और कम से कम 40% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जो बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी विच शोज विगरस मोटिलिटी। मुझे लगता है आने वाले टाइम में नीट में एक सवाल बन के आ सकता है कि एक बार के तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है, एक बार के इजैकुलेशन में ह्यूमन मेल की बॉडी से कितने स्पर्म निकलते हैं, तो आप बोलेंगे 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। अगर एक आंसर लगाना आप आंसर लगाएं 300। एक ये नया सवाल बन सकता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज से कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी स्पर्म काउंट किस हिसाब से होना चाहिए, आपको आंसर लगाना है कि कम से कम 60% स्पर्म ऐसे हो जिनका नॉर्मल शेप और साइज हो, और कम से कम 40%, मतलब 60 में से 20% और कम कर दीजिए, 40% स्पर्म ऐसे हो जो काफी स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी विगरस मोटिलिटी शो कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर ये बोला गया है कि 40% स्पर्म की विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, इससे इनका कहने का मतलब ये है कि जब स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, जैसे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म बोला जाता है, और स्पर्म की स्पीड हो जाती है 3 mm पर मिनट। तो विगरस मोटिलिटी कहने से मतलब ये कि स्पर्म की स्पीड कम से कम 3 mm पर मिनट हो, अगर इससे स्पीड कम होगी तो भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। एनसीईआरटी की एक लाइन ये भी है कि सिक्रीशंस ऑफ एपिडाइडमिस, मैं खास आपको याद होगा टेस्टिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसे एपिडाइडमिस बोला जाता है। सिक्रीशंस ऑफ एपिडाइडमिस के बाद क्या आता है, वेज डिफरेंस के बाद क्या आता है, सेमाइनल वेजाइकल के बाद क्या आता है, प्रोस्टेट। इन चारों के सिक्रीशन जरूरी होते हैं फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो एक नया सवाल एनसीईआरटी से बन सकता है नीट के लिए कि मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए किस किस के सिक्रीशन जरूरी है। तो आपको आंसर लगाना होगा कि सिक्रीशंस ऑफ एपिडाइडमिस, वेज डिफरेंस, सेमाइनल वेजाइकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। पुराने पेपर में देखा जाए तो स्पर्म्स के टर्म से रिलेटेड कुछ और सवाल पूछे जा चुके हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है। अकॉर्डिंग टू WHO जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है, नॉर्मल स्पर्म काउंट वो है 20 मिलियन स्पर्म्स पर ml ऑफ सीमेन, यानी कि 1 ml सीमेन में कम से कम 20 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो इस पर फिर एक सवाल बना पुराने पेपर में कि अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml से कम है तो इसे क्या बोला जाएगा, आपको आंसर लगाना है ओलाइगोस्पर्मिया। तो ओलाइगोस्पर्मिया मींस स्पर्म काउंट बिलो 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन। इसके अलावा पुराने पेपर में कुछ और सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि सवाल आया एस्थेनोस्पर्मिया पर, सवाल आया है पुराना नेक्रोस्पर्मिया, सवाल पूछा गया है टेराटोस्पर्मिया, और इवन क्वेश्चन पूछा गया है एस्पर्मिया। हम ऐसे याद कर सकते हैं, अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन से कम है तो इसे बोला जाएगा ओलाइगोस्पर्मिया। अब जैसे कि नॉर्मल स्पर्म की जो स्पीड है फीमेल की बॉडी में जाने की वो 3 mm पर मिनट है, अगर इससे स्पीड कम हो जाती है तो ये कहलाता है एस्थेनोस्पर्मिया, यानी रिडक्शन इन द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज नोन एज एस्थेनोस्पर्मिया।
कई बार ऐसा भी देखा गया स्पर्म की स्पीड बिल्कुल जीरो है, तो कंप्लीटली नॉन मोटाइल स्पर्म है तो इसे बोला जाएगा नेक्रोस्पर्मिया। कंप्लीटली नॉन मोटाइल स्पर्म इज नोन एज नेक्रोस्पर्मिया। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्पर्म्स तो हैं अच्छे खासे, लेकिन किसी की टेल टूटी हुई है, किसी के हेड दो है या हेड टूटा हुआ है, तो अगर स्पर्म गड़बड़ है, जिसको ऑप्शन बन के आता है डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी इज नोन एज, आपको आंसर लगाना है टेराटोस्पर्मिया। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि सीमेन ही नहीं बनता है, तो एब्सेंस ऑफ सीमेन इज नोन एज एस्पर्मिया। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट अपनी जांच करवाता है, सीमेनोग्राम करवाता है और सीमेन तो है लेकिन उसके अंदर स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो है। अगर सीमेन के अंदर एक भी स्पर्म नहीं है तो इसे बोला जाता है एज़ोस्पर्मिया। क्योंकि हम स्पर्म टॉपिक की बात कर रहे थे तो मैंने कोशिश की कि साथ में और भी जो दूसरी टर्म से सवाल आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। अगली वीडियो में हम कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर उनसे रिलेटेड बात करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, टॉपिक आपको समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नीट से रिलेटेड अगर बनता है यहाँ पर तो वो आपको ज़रूर मिल जाए।